जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना इसे हासिल करने का पहला कदम है। तो दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो पहले यह निर्धारित करें कि आपको क्या हासिल करना है, क्योंकि जब आपको अपनी मंजिल पता होगी तो मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना ज़्यादा आसान होगा। और आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो किसी आपके दोस्त का भी भला होगा और साथ में हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय ने एकल खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वरुण कपूर, बी मालविका बंसोड़, सी ए और बी दोनों, और डी शंकर मुथुसामी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वरुण कपूर ने पुरुष तथा मालविका बंसोड़ ने महिला एकल खिताब जीता है। दोस्तों, वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ ने क्रमशः पुरुष और एकल महिला एकल खिताब जीते हैं। साथ ही वरुण ने पुरुष एकल के फाइनल में समदेशी शंकर मुथुस्वामी को हराया है। तो दोस्तों याद रखें कि शंकर मुथुस्वामी भी भारतीय ही थे, अगर मतलब सीधा सा है कि फाइनल में दोनों भारतीय थे। और मालविका ने भी समदेशी अनुपमा उपाध्याय को महिला एकल में हराया है। तो मालविका का भी सामना अनुपमा उपाध्याय से था, जो कि वह भी भारतीय है। अब नजर डालेंगे दोस्तों युगांडा की तरफ, तो आपको बता दें कि युगांडा की राजधानी कंपाला है और युगांडा की मुद्रा शिलिंग है और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपी माहेश्वरी, बी कुलदीप सिंह, सी सौरभ रघुवंशी और डी अजय इंद्रपाल सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह पहले से केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक हैं और साथ में सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3.25 लाख कर्मी हैं। तो दोस्तों याद रखें कि देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ, मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को अगर नजर डालेंगे तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है और सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य देखें दोस्तों तो सेवा और ईमानदारी है, तथा इसके वर्तमान महानिदेशक जैसे अभी देख सकते हैं तो कुलदीप सिंह हैं, क्योंकि अभी नई नियुक्ति नहीं हुई है। और कुलदीप सिंह कब तक महानिदेशक रहेंगे, अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अल डफरा एयरबेस यूएई में आयोजित की गई एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग फोर्थ में कौन सी भारतीय सेना भाग ले रही है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डी भारतीय नौसेना। तो दोस्तों आपको बता दें कि अल डफरा एयरबेस यूएई में आयोजित की गई एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग फोर्थ में भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। यह एक्सरसाइज 3 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि यह एक्सरसाइज कब से कब तक चलेगी। एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बृहद बल नियोजन युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों यह इसकी आयोजन किसके द्वारा होता है? संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं भी दिखाई देंगी। और दोस्तों याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स मतलब आईएएफ 6 SU-30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 टैंकर विमानों के साथ भाग ले रहा है। दोस्तों अब आपको बता दें भारतीय वायुसेना के बारे में, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों याद रखें इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 और इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर इसके प्रमुख देखें वर्तमान, तो इसके प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। और दोस्तों यूएई के बारे में भी आपको बता दें तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मतलब मुद्रा यूएई दिरहम है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी झारखंड, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं, जिन्होंने विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों की प्रशिक्षण का प्रावधान करता है और बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। तो दोस्तों याद रखें कि हरियाणा राज्य सरकार के हिसाब से अब निजी कंपनियों में भी स्थानीय लोगों को, मतलब राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण देना कंपलसरी है, और जो कंपलसरी नहीं है, मतलब जो आरक्षण नहीं देगा उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब नजर डालेंगे दोस्तों हरियाणा की तरफ, तो हम जैसे कि देख सकते हैं उत्तर भारत का स्थित राज्य हरियाणा, जिसकी सीमाएं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ की राजधानी भी है। अब दोस्तों आपको हरियाणा के बारे में और जानकारी बताएंगे। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। दोस्तों हरियाणा के अभी आपको मैंने बताया जैसे कि राज्यपाल तो सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीमा देखें दोस्तों तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इसकी सीमाएं लगती हैं। साथ में दोस्तों याद रखें कि चंडीगढ़ से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में दोस्तों 2 युद्ध क्षेत्र फेमस हैं हमारे, जो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं वो प्राचीन युद्ध क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र और पानीपत यहाँ हरियाणा में ही स्थित है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध तथा पानीपत में लड़ाइयाँ लड़ी गई, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद अगर हरियाणा में हम प्रमुख झीलें देखें दोस्तों तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरजकुंड प्रमुख झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जैसे यहाँ पर झीलें तो लगभग 19-20 हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख 3 आप याद रखें, बसई वेटलैंड, बड़खल झील और सूरजकुंड झील, क्योंकि यह बार बार पूछी गई हैं। नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर हरियाणा में स्थित संस्थान देखें जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ स्थित है दोस्तों? हिसार हरियाणा में। कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो हिसार हरियाणा में स्थित है। एंड सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। दोस्तों याद रखें दोनों इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नया नाम क्या दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली टीवी, बी संसद टीवी, सी आत्मनिर्भर टीवी और डी लोक कल्याण टीवी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा जो अलग अलग टीवी थी, इन दोनों का विलय हो गया है और इन्हें अब नए नाम संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि हाल में संसद टीवी का गठन हुआ है, विलय होकर लोकसभा और राज्यसभा से, और इसका मुख्य CEO किसे नियुक्त किया गया है? रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 92 अरब डॉलर, बी 52 अरब डॉलर, सी 82 अरब डॉलर और डी 12 अरब डॉलर। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उसके लिए यह 82 अरब डॉलर का बजट पास किया गया है। और भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ में टोटल, इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभों के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है, तो जिसके लिए यह 82 अरब डॉलर का बजट पास किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग
का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दोस्तों बलदेव शरण नारंग का जन्म नकोदर पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली और उन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। दोस्तों अब आपको हम पंजाब के बारे में जानकारी बताएंगे। तो जैसे देख सकते हैं यह भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक हिस्सा है और एक राज्य भारत का, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तथा राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर हैं। दोस्तों अगर हम इसकी सीमा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से तथा राजकीय सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से इसकी राजकीय सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। साथ ही अगर हम पंजाब में स्थित प्रमुख संस्थान देखें दोस्तों तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला पंजाब में स्थित है। आप याद रखें 2-3 बार को एग्जाम से पूछा जा चुका है यह कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, तो यह पटियाला पंजाब में स्थित है। दूसरा यहाँ पर संस्थान देखें दोस्तों तो भारत प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब में ही स्थित है और पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी भी पंजाब में ही स्थित है। दोस्तों अगर पंजाब के उपनाम देखें हम तो देश की खाद्य टोकरी और भारत का अनाज भंडार, इन 2 उपनामों से पंजाब को बुलाया जाता है। अगर पंजाब में प्रमुख बांध देखें दोस्तों तो भाखड़ा नागल बांध और रंजीत सागर बांध यहाँ के प्रमुख बांध हैं। दोस्तों अगर पंजाब के हम पर्यटन स्थल देखें तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाघा बॉर्डर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से जलियांवाला बाग भी आप याद रखें कि जलियांवाला बाग में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और उस हत्याकांड के पीछे हाथ किसका था, तो जनरल आर डायर का हाथ था, जो कि जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। और कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगर हम पंजाब के नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो अबोहर नेशनल पार्क, हरीके नेशनल पार्क, झांझर बछौली नेशनल पार्क, बिरमौती बाघ अभ्यारण्य, बिर भिड़सैन नेशनल पार्क और महेंद्र प्राणी उद्यान यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। दोस्तों याद रखें यह पूछे तो नहीं गए लेकिन आ सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ें, हर चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें और जहाँ लिखने की ज़रूरत हो तो आप वीडियो रोक कर आप वहाँ लिख भी सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए माय हॉस्टल नाम का कार्ड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए माय हॉस्टल नाम का कार्ड लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टलों का उद्घाटन किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टलों में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। अब दोस्तों नज़र डालेंगे उड़ीसा की तरफ, तो हम जैसे कि देख सकते हैं भारत के नक्शे में कि यह दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य है भारत का, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों अगर उड़ीसा की हम सीमा देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी राजकीय सीमा तथा बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है उड़ीसा में ही स्थित है। तो आप याद रखें कि उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आप याद रखें और अच्छे से सुनते चलें कि भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। और समुद्री झील क्या होती है दोस्तों कि ज्वार भाटा या सुनामी के द्वारा आए हुए पानी को बीच में रुक जाना और बीच में स्थल बाहर आ जाना और वो पानी भरा रह जाना, उस जगह पर झील बन जाना ही समुद्री झील का निर्माण कहलाता है। अब अगर हम उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क देखें दोस्तों तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य, ऊषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों
चिल्का झील के अलावा अगर अन्य झीलें देखें उड़ीसा में प्रमुख, तो अंशुप्पा झील और कंजिया झील भी यहाँ की प्रमुख हैं, लेकिन चिल्का ज़्यादा बार पूछी गई है। अंशुप्पा झील और कंजिया झील भी पूछी जा सकती हैं, तो आप याद रखें। और हीराकुंड बांध के अलावा और दूसरा बांध देखें दोस्तों, तो उड़ीसा में स्थित रेंगली बांध है, जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। तो दोस्तों उड़ीसा में दूसरा बांध कौन सा है? ब्राह्मणी नदी पर रेंगली बांध। अब अगर हम उड़ीसा की परियोजना बताएं दोस्तों आपको, तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा में ही स्थित है, जो बार बार पूछी गई है कि तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में, आप याद रखें। उड़ीसा के अगर प्रमुख पर्यटक स्थल देखें दोस्तों, तो पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। और यहाँ के अगर हम स्टेडियम देखें, तो बाराबाती स्टेडियम कटक और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। बाराबाती स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैचों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी मैचेस के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों आप याद रखें, आपको उड़ीसा के त्यौहार भी बता देता हूँ, तो आप वह भी याद रखें कि नुआखाई उत्सव और कोणार्क महोत्सव दोनों उड़ीसा में ही मनाए जाते हैं और दोनों उड़ीसा के ही त्यौहार हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में घरों की पहचान चेल की नाम, बेटी का नाम घर की पहचान है कार्यक्रम और विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हरियाणा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में घरों की पहचान चेले के नाम, बेटी का नाम घर की पहचान है कार्यक्रम और विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। प्रारंभ में इस योजना को नैनीताल में शुरू किया गया है और बाद में से पूरे उत्तराखंड में विस्तारित किया जाना है। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और राज्य के 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दोस्तों इसका लॉन्चिंग किसने की है? आप याद रखें दोस्तों कि यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी लॉन्चिंग की है। अब नज़र डालेंगे उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ भारत का राज्य उत्तर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। कल ही बताया था, एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ फास्ट में, जिससे आप लोगों की स्पीड भी और बोरिंग भी नहीं लगेगा, और जिनको याद नहीं हो पाया होगा दोबारा सुन लेना कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। साथ ही जिम कॉर्बेट के अलावा यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी मतलब फ्लावर्स वैली, गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जिनमें से आप जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी को तो 4 बार स्टार मार्क कर लें, क्योंकि यह बार बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही अगर आपको हम उत्तराखंड की सीमा बता दें, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत और नेपाल, मतलब तिब्बत को चीन भी बोला जा सकता है, तिब्बत और नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी राजकीय सीमा लगती है। अगर उत्तराखंड में स्थित परियोजनाएं बताएं दोस्तों, तो ग्लौगी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड की प्रथम 1909 में स्टार्ट हुई थी। टेहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भीलंगना नदी पर है। विष्णु प्रयाग परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा परियोजना जो कि धौलीगंगा नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना जो कि और मनेरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है। दोस्तों थोड़ा स्पीड में बताया, क्योंकि उत्तराखंड आपको कल ही बताया था और आज दोबारा सुन के आप लोगों का रिकॉल हो गया होगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन हैं ए माटम वेंकट राव, बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राम बिहारी सुब्बा राव और डी वेंकटेश चंद्रशेखर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया है, इनको प्रदान किया गया है। राव अब तक कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होकर 3 मई की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जाए जारी रहेगी। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि उनका पदभार उनके हाथ में कब तक रहेगा, या तो 3 साल तक लगातार रहेंगे या उसके पहले कोई और आदेश आ जाता है उनकी नियुक्ति खारिज करने के लिए, तो उससे वो अलग हो सकते हैं, नहीं तो 3 साल के लिए परमानेंट है। अब नजर डालेंगे दोस्तों सेंट्रल बैंक की तरफ, तो आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी तथा सेंट्रल बैंक का मुख्यालय मुंबई में हो। वर्तमान में आप याद रख सकते हैं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ माटम वेंकट राव हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप
लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर हर्षवर्धन और डी थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में थावरचंद गहलोत जी ने सुगम्य भारत ऐप का लॉन्च किया है। और दोस्तों यह ऐप क्या करेगा आपको यह भी बता दें कि थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने लॉन्चिंग की उनके बारे में देख लें आप कि थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। एक्सेस द फोटो डाइजेस्टर नामक एक हैंडबुक भी लॉन्च किया गया है। तो याद रखें सुगम्य भारत ऐप के साथ एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक भी लॉन्च की गई है। ऐप और हैंडबुक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि इस ऐप और हैंडबुक को विकसित किसने किया है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न और उसके बाद आपको अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले आखिरी प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? आपके ऑप्शन हैं ए एक्सिस बैंक, बी कैनरा बैंक, सी यूनियन बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है और इसके साथ ही इस करार के साथ ग्राहकों को सुविधा साल भर दिन रात मिलेगी। तो दोस्तों पूरी साल और दिन रात 24 घंटे सुविधा के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग के साथ करार किया गया है। और इस बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को 7036165000 पर हाई का मैसेज भेजना होगा और वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों हम नज़र डालेंगे एक्सिस बैंक की तरफ। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में तथा केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष राजेश मखीजा हैं जिनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी। अब दोस्तों नजर डालेंगे अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज के। तो आपको सबसे पहले वन लाइन में बता देंगे क्योंकि अगर इनको भी क्वेश्चंस के बेस में डाल दे तो क्लास बहुत लंबी हो जाती, इसलिए आप इन्हें भी बहुत ध्यान से देखें कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोरों के जीवाश्म खोजे। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोरों के जीवाश्म खोजे गए हैं तो अर्जेंटीना देश में खोजे गए हैं। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अगर यह पूछा जाए कि दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किसने किया तो जयराम ठाकुर ने, और किस राज्य में किया गया यह पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर यह पूछा जाए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच जनवरी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है तो आपका ऑप्शन होता फ्रांस। तो याद रखें कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आखिरी आज का स्पेन की मारिया ने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। तो दोस्तों याद रखें कि यह फॉरेनर जरूर हैं, स्पेन की रहने वाली है मारिया, लेकिन इन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्ण मीमांसा विषय में आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। तो दोस्तों यह याद रखें और साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने मारिया ने भारतीय विद्यार्थियों को पछाड़कर विश्वविद्यालय में टॉप किया है। तो यह भी याद रखें कि यह विदेशी हैं लेकिन इन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को पछाड़कर विश्वविद्यालय में टॉप किया है। वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप SLH अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप 2 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।